हाँ जी, हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। हम लोग पढ़ रहे थे क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर हमें कौन सा वेक्टर चूज करना चाहिए, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसका मेन फंक्शन था कि वो मेन पॉइंट डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो कि रेप्लिकेशन में स्टार्टिंग इनिशिएशन करने में हेल्प करता है, और जो हमारा डिजायर्ड जीन जो हमने वेक्टर में इंसर्ट किया है वो उसको भी रेप्लिकेट करेगा और उसके कॉपी नंबर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमें इस टाइप का वेक्टर क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। सेकेंड हमारा जो मेन पॉइंट है सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 2 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है? मेनली जो वेक्टर है जिसमें हमने अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया है, अब वो डिजायर्ड जीन जब हमने इंसर्ट कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया उस वेक्टर के अंदर, अब उस वेक्टर को जब हम होस्ट सेल में इंसर्ट करते हैं तो वहां पर वो जाके रेप्लिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज की जानकारी हमें किससे मिलती है? इन सिलेक्टेबल मार्कर से मिलती है। इसलिए ये सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज किया जाता है ताकि हम इजीली चेक कर सके कि होस्ट सेल में हमारा डिजायर्ड जीन वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, एंड देन वो रेप्लिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेन इस चीज की जानकारी हमें कौन दे रहा है? सिलेक्टेबल मार्कर्स देते हैं। देखिए, दिस जीन परमिट टू सिलेक्ट दोज होस्ट सेल विच बियर द वेक्टर फ्रॉम अमंगस्ट दोज विच डू नॉट। जो होस्ट सेल हमने सिलेक्ट की है जिसके अंदर हमने वेक्टर जो कि हम डिजायर्ड जीन जिसमें हमने ऐड की थी वो वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इस चीज की जानकारी कौन देता है? सिलेक्टेबल मार्कर्स देते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प इन एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कि ट्रांसफर नहीं हुआ है क्या, एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, या ट्रांसफर हो गया है तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर वहां पर पूरी है या नहीं। ठीक है, तो उस चीज की जानकारी कौन दे रहा है? हमें सिलेक्टेबल मार्कर्स देते हैं। मेनली सिलेक्टेबल मार्कर्स आपके एंटीबायोटिक्स हैं जो कि पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है, जैसे एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोएम्फेनिकॉल हो गया, कैनामाइसिन हो गया, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन वहां पर प्रेजेंट होती है जो इस चीज में हमारी हेल्प करती है। देखिए, in transformation DNA is introduced into host bacterium. Mainly इन selectable markers का मेन काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन देना कि डीएनए जो डीएनए डिजायर्ड जीन हमने उसमें इंसर्ट की थी वो पहुंच गई है होस्ट सेल में, होस्ट बैक्टीरियम सेल में या नहीं, और क्योंकि अगर वो पहुंचेगी तभी वो रेप्लिकेट होगी और अगर नहीं पहुंची होगी तो वो रेप्लिकेट नहीं होगी। जीन एनकोडिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। अब हम यहाँ पे बार बार जो जीन कह रहे हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर एक जीन की तरह काम कर रही है, तो वो जीन क्या है? एनकोडिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन आर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। क्योंकि मैंने बताया जो हम होस्ट सेल लेते हैं वो होस्ट सेल कौन सी होती है? स्पेशली हमारी ई कोलाई होती है। तो उसमें हमने देखा कि कौन कौन से हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स वहां पे काम कर सकते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। ये ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर्स वहां पर मेन फंक्शन को शो करते हैं, मतलब हमारे डिजायर्ड जीन जो पहुंचनी चाहिए होस्ट तक उसको बताते हैं कि वो पहुंची है या नहीं। इट शुड बी इजी टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई। इजी जब वो वहां पर पहुंच जाती है होस्ट सेल के अंदर तो हम उसे इजीली क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं एंड प्योरीफाई कर सकते हैं। एक चीज और हमें इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोनिंग वेक्टर शुड बी रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। हमें कोशिश करनी है जो हम क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? स्मॉलर इन साइज। ठीक है, एंड लो मॉलिकुलर वेट। उसका वेट भी कैसा होना चाहिए? लो मॉलिकुलर वेट होगा, क्योंकि अगर लार्ज इन साइज होगा तो उसको क्या करना? प्योरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। लार्ज मॉलिक्यूल कैन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन, इसलिए उसको प्योरीफाई करना टू डिफिकल्ट। तो हमें क्या करना है? कोशिश करनी है कि उसका साइज बहुत छोटा हो और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो। एंड डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, मतलब अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो वो करना भी, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको मैनिपुलेट करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, प्योरीफाई करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। जितना छोटा होगा उसको हमें मैनिपुलेट करना, प्योरीफाई करना उतना ही इजी होगा। दैट्स व्हाई हमें क्लोनिंग वेक्टर कैसा लेना चाहिए? जो स्मॉल इन साइज हो और लो मॉलिक्यूलर वेट हो। Vector should identify bear at least one restriction endonuclease recognition site. हमें एक ऐसा वेक्टर लेना है जहां पर सिंगल रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट प्रेजेंट हो, क्योंकि हम वहीं से उसको कट करें और रिमूव करें एंड अपना डिजायर्ड जीन वहां पर हम इजीली क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वहां पर एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स हुई तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होंगी सारी तरह से। वो क्या हो जाएगा? हमारी मॉलिक्यूलर सीजर उसको कट कर देगी और मॉलिक्यूलर सीजर अगर हर जगह से कट कर देगी तो
हमारे लिए डिफिकल्ट होगा अपना डीएनए वहां पर, डिजायर्ड डीएनए को हमें वहां पर इंसर्ट करना। इसलिए हमें ऐसा वेक्टर लेना पड़ेगा जहां पर सिंगल क्या हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए साइट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसलिए उनका वेक्टर शुड आइडेंटिफाई बियर एटलीस्ट वन, कम से कम एक होनी चाहिए, एक या दो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, एटलीस्ट वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट, इट विल अलाउ फॉरेन डीएनए टू बी इंसर्टेड इनटू वेक्टर, ताकि वहां पर हम अपना इजीली डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल वहां पर इंसर्ट कर सकें ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। वो होना वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक वेक्टर है, और कौन सा वेक्टर, जो हमने बात की थी, PBR322। ठीक है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। ठीक है, आप देखो यहाँ पर बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट्स हैं। ये हिंज सेकंड है, ये क्लेज फर्स्ट है, इको आर फर्स्ट है, PVU फर्स्ट है, PST फर्स्ट है, साल फर्स्ट है, बैम H1 प्रेजेंट है। तो बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट है, लेकिन क्योंकि हमने कौन सी ली है, एम्पिसिलिन ली है और टेट्रासाइक्लिन ली है, तो वो इस रिकॉग्निशन साइट को कट नहीं होने देगा, सिर्फ एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट को कट करेगा, और वो हमारा ये वाला होगा, इको आर फर्स्ट। ठीक है, और यहीं से हम अपने क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर से कट करेंगे और अपना डिजायर्ड जीन यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। ये ऑरी मतलब जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। ये आरओपी का मतलब होता है वो प्रोटीन जो रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन में हेल्प करे। ठीक है, ये वो प्रोटीन है, इसलिए इसको नाम दिया गया आरओपी। ठीक है, तो मेनली प्लाज्मिड क्या होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए ताकि इजी हम प्योरीफाई कर सकें। ठीक है, सेकेंड थिंग, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए ताकि हमें डिफिकल्टी मैनिपुलेशन करने में कम से कम आए। ठीक है, सिंगल रिकॉग्निशन साइट एटलीस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए, और सिलेक्टिकल मार्कर्स होने चाहिए ताकि सिर्फ हमारी वही साइट, वो जो डिजायर्ड जीन हमने इंसर्ट किया है, जब वो हम किसी होस्ट सेल में आगे ट्रांसफर करें, तो वो वहां जाके क्या कर सके, इजीली हमें पता चल जाए कि वो हमारा वहां ट्रांसफर हुआ है या नहीं। इसलिए क्या होने चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, और ये साइट होनी चाहिए। आरओपी मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जो रेप्लिकेशन को प्लाज्मिड को रेप्लिकेट कर सके, वो प्रोटीन वहां प्रेजेंट होनी चाहिए, और सिलेक्टेबल मार्कर्स भी कम होने चाहिए ताकि जो डिजायर्ड जीन हमने इंसर्ट की है वो हमारी होस्ट सेल तक पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई है, वो हमें बता सके, वो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इस टाइप से हमारा एक जो क्लोनिंग वेक्टर में सब चीजें प्रेजेंट होंगी, वो क्लोनिंग वेक्टर हमारे लिए सबसे बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर कहलाएगा। इसलिए सिलेक्टेबल मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।